प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। केंद्र सरकार के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके जो लोकसभा और राज्यसभा इनके गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद संसद की कार्य और शक्तियों का अध्ययन किया। अब जो संसद के दोनों जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इस सदन में से लोकसभा अकेला जो प्रथम सदन है, जो अस्थायी सदन है, उसकी कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो लोकसभा के कार्य व शक्तियां, या अधिकार भी बोल सकते हैं। लोकसभा के अधिकार और कार्य, तो इसके बारे में पहले विस्तृत जानकारी भी बोर्ड के ऊपर शॉर्ट में। भारतीय संविधान के अनुसार संसद संघ सूची, जिसको केंद्र सूची भी कहते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने तथा विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। किन किन पर कर सकती है? केंद्र सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। ये बातें हमने पहले भी पढ़ी है, संसद के बारे में जो पढ़ी है वही बातें हैं। इसके अतिरिक्त संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक वित्त विधेयक जिसको धन विधेयक भी बोलते हैं, वित्त विधेयक या धन विधेयक। एक दूसरा विधेयक जिसको अवित्तीय विधेयक बोल सकते हैं, गैर वित्तीय विधेयक भी बोलते हैं। तो संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है जो अवित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन दोनों के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित होंगे तो फिर राज्यसभा में जाएंगे, या राज्यसभा में शुरू में प्रस्तावित होंगे तो उसके बाद लोकसभा में जाएंगे, और दोनों सदनों से जब ये विधेयक पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति के पास जाने पर कानून का निर्माण, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो कानून का निर्माण हो जाता है। तो ये होगी आपकी जो लोकसभा की पहली और जो शक्ति है, विधायी शक्ति या कानून निर्माण की शक्ति पहली। दूसरी वित्तीय शक्ति, वित्त के संबंध में, धन के संबंध में लोकसभा को क्या शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में लोकसभा को शक्ति प्रदान है। धन के संबंध में, वित्त के संबंध में जो मुख्य शक्तियां हैं वो लोकसभा को ही प्राप्त है। मुख्य राज्यसभा की स्थिति इसमें बहुत ही गौण है, बहुत कमजोर स्थिति है वित्त के संबंध में राज्यसभा की। संविधान का अनुच्छेद 109 है, उसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त
विधेयक या धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, पारित किया जाता है, न कि राज्यसभा में। राज्यसभा इसको प्रस्तावित नहीं कर सकती, सिर्फ लोकसभा ही इसको प्रस्तावित करती है। और लोकसभा में प्रस्तावित हो जाने के बाद, पारित हो जाने के बाद विधेयक है वो राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि जब विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होता है तो प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन तक राज्यसभा, कितना समय ये ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें भी, कंपटीशन के लिए भी। राज्यसभा विधेयक प्राप्ति की अवधि जो 14 दिन है, और 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, विलंब कर सकती है 14 दिन में। 14 दिन में या तो राज्यसभा उसको पारित कर देगी, और पारित नहीं करेगी तो वह विधेयक पुनः या दोबारा लोकसभा में चला जाता है और लोकसभा उसको पारित कर देती है। साथ में राज्यसभा के पास ये भी पावर है कि 14 दिन तक वो अपने पास रखती है, संविधान उसके अंदर संशोधन के लिए भी कह सकती है कि वित्त विधेयक में संशोधन के लिए भी कह सकती है, और लोकसभा उसके संशोधन को स्वीकृत करे या न करे ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। ये होगी वित्तीय शक्ति। तो स्पष्ट शब्दों में एक बार दोबारा कि जो वित्त के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में है, वो विशेषकर जो मुख्य जो शक्तियां हैं वो लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा की गौण स्थिति है। राज्यसभा जो लोकसभा में जो पारित विधेयक है उससे 14 दिन के अवधि तक अपने पास रोक सकती है, उसमें विलंब कर सकती है। अगर 14 दिन तक पारित नहीं करे तो पुनः वो लोकसभा में चला जाएगा, और लोकसभा में पारित हो जाने के बाद में वो लागू हो जाता है वित्त विधेयक। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, जो अपना तीसरा पॉइंट है इसका। भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो मैंने पहले भी बताया है, पार्लियामेंट सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है। और संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका, संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में मतलब संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद यानी विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोबारा एक बार सुनिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। और जब तक मंत्रिमंडल को लोकसभा में विश्वास मत हासिल है, तब तक वो अपने पद पर बनी रह सकती है। जिस दिन मंत्रिमंडल ने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया तो उसी समय से मंत्रिमंडल है वो पदच्युत समझा जाता है। इसके बाद संविधान में संशोधन की शक्ति, चौथा पॉइंट है संविधान संशोधन, बदलाव, परिवर्तन, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों
मिलकर संविधान संशोधन या परिवर्तन करने का कार्य करती है या इनको अधिकार प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का जो विकास कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा संविधान संशोधन का कार्य क्या होता है? ज्यादातर जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके अनुसार अधिकांश संविधान संशोधन या परिवर्तन संबंधी जो कार्य है वो संसद के द्वारा होता है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इनके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जो इनका निर्वाचन करता है, जो इनको चुनता है। तो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य या संघीय इकाई के विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचक मंडल के रूप में संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा तथा संघीय राज्यों व इकाइयों के जो सदस्य हैं ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये हो गई आपकी लोकसभा की शक्तियां अर्थात लोकसभा के अधिकार और कार्य। ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्रम में अपने राज्यसभा के बारे में अगले वीडियो के अंदर राज्यसभा के जो अधिकार, जो कार्य और शक्तियां उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इन बातों के नोट्स बनाइए और अध्ययन कीजिए। यदि आपके पास में पुरानी पुस्तकें उपलब्ध है तो उनको एक बार पढ़िए और वीडियो देखिए, गौर से देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।